हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एसएस लीगल लिटरेसी पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और प्रश्न हमारे द्वारा इतने अधिक महत्वपूर्ण लिए गए हैं कि जो आपके लिए परीक्षा के प्रयोजन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है? अ, स्थानीय अन्वेषण के लिए। ब, किसी व्यक्ति के परीक्षण के लिए। स, किसी पक्षकार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तथा दावे का उत्तर देने के लिए। द, विभाजन करने के लिए। तो अ, ब और द, ये जो तीनों प्रयोजन दिए हैं, इनके लिए कमिश्नर जारी किया जा सकता है, कमीशन जारी। लेकिन स, किसी पक्षकार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या दावे का उत्तर देने के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता है। यहाँ पर बल्कि इस प्रयोजन के लिए समन जारी किया जाता है। इसलिए स उत्तर जो है पहले प्रश्न का, यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां किसी कार्य को करने के लिए संहिता द्वारा कोई कालावधि निर्धारित अथवा अनुज्ञात की गई है, उस स्थिति में न्यायालय स्वविवेक से समय में कितनी वृद्धि कर सकता है? यह प्रश्न धारा 148 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संबंध में दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि यह स्वविवेक से न्यायालय ऐसी स्थिति में कुल 30 दिन की अवधि में वृद्धि कर सकता है। इसलिए इसका उत्तर स है। अगला प्रश्न, संहिता का कौन सा प्रावधान वादकरण के संयोजन पर विचार करता है? यहाँ आदेश 2 नियम 3, ब आदेश 2 नियम 2, स आदेश 2 नियम 1 और द आदेश 1 नियम 2। जहां तक आदेश 1 का प्रश्न है तो आदेश 1 तो सूट के पार्टीज के संबंध में है। आदेश 2 नियम 1 में क्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में बताया गया है। आदेश 2 नियम 2 में सभी क्लेम एक साथ वाद में प्रस्तुत किए जाना चाहिए, यह कहा गया है। और आदेश 2 नियम 3 जो है वो वादकरण के संयोजन के संबंध में बताता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है अ, जिसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है? व्यवहार प्रक्रिया के वाद के संबंध में धारा 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उल्लेख किया गया है और जिसमें बताया गया है कि संपत्ति संबंधी और पद संबंधी अधिकार जो है वो सिविल प्रकृति के वाद माने जाते हैं। यह स जो बताया गया है, एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्यों को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद। तो इस तरह जाति के अंदर जाति के संबंध में जो विवाद की स्थिति बनती है, उन पूर्णतः जो जाति के ऊपर आधारित होती है, उनको सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना गया है। इसलिए स इसका उत्तर होगा, जो कि सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में फिल्टर की पूर्ति करने के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल में होगी। सप्लाई की गई सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए वाद ग्रहण किया जा सकता है। तो दिल्ली में फिल्टर की पूर्ति के लिए अब ऑप्शन क्या है? अ दिल्ली में, ब मुंबई में, स भोपाल में, द अ और ब दोनों में। तो यह प्रश्न जो है धारा 20 से संबंधित है, जिसमें कि दिल्ली में फिल्टर्स की पूर्ति के लिए की गई है, संविदा मुंबई में की गई है और इसलिए दोनों स्थान पर जो है दिल्ली में और मुंबई में जो है ये बात कारण बनता है और इसी अनुसार जो है अ और ब दोनों इसका सही जवाब है। इसलिए द में जो ऑप्शन दिए हुए हैं अ और ब दोनों, वह द इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में से दावा मुजरा कर सकता है? दावा मुजरा के संबंध में आदेश 8 नियम 6 में व्यवस्था दी गई है। ऑप्शन अ देखें। अ बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर स पर वाद लाता है। स का कहना है कि उसके माल के बीमे से किस संबंध में अ ने असावधानी बरती थी, वह क्षतिदंड देने का उत्तरदायी था। ब और स के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए अ वाद लाता है। स का ऋण उसे ही अ से शोध्य है। स और ब 1000 रुपए के लिए स के विरुद्ध वाद लाते हैं। स का ऋण केवल अ द्वारा उसे शोध्य है। द 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर स पर वाद लाता है। अ के विरुद्ध 1000 रुपए के ऋण की वसूली के लिए निर्णय स के पास है। यहाँ सारे ऑप्शन देखते हैं तो हमें देखना है कि पूर्ण तो धन के आधार पर वाद होना चाहिए। दूसरे जो राशि मुजरा की जानी है उसके संबंध में कोई निर्णित आज्ञप्ति या निर्णय अन्य पक्ष के पास होना चाहिए या उसका वह जो है वो निश्चित होना चाहिए कि कितनी राशि वो करना है। तो इसको देखते हैं तो यहाँ पर द जो है ऑप्शन वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विदेशी निर्णय ऐसे किसी विषय में जो प्रत्यक्ष अधिनिर्णय हुआ है उन्हीं पक्षकारों के बीच में निर्णायक होता है।
जब उसे किसी प्रतिष्ठित न्यायाधीश ने सुनाया है, जब यह मामले के गुण दोषों के आधार पर दिया गया है, जब वह अंग्रेजी में लिखा गया है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमोदित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह जब वह यह मामले के गुण दोषों के आधार पर दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। क्योंकि प्रतिष्ठित न्यायाधीश होना या अंग्रेजी में लिखा जाना या संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमोदित किया जाना, यह कतई इसकी आवश्यक शर्त नहीं है, बल्कि वो गुण दोषों के आधार पर निराकृत होना चाहिए, यह उसकी आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज्ञा पत्र से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है धारा में। तो आज्ञा पत्र के बारे में धारा 46 में बताया गया है व्यवहार प्रक्रिया संहिता की, और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि एक न्यायालय जहां पर आज्ञप्ति प्रस्तुत जहां पर इजरा प्रस्तुत की जाती है, एग्जीक्यूशन कार्रवाई प्रस्तुत की जाती है, वह न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को जहां पर संपत्ति स्थित है उसमें उस निष्पादन की कार्रवाई करने के लिए भेज सकता है, और इस संबंध में वह आज्ञा पत्र जारी कर सकता है, जिसको अंग्रेजी में प्रिसेप्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुरूपता का अर्थ है अ वाद कारणों का संयोजन, ब पक्षकारों का संयोजन, स पक्षकारों का असंयोजन, और द वाद कारणों एवं पक्षकारों का कुल संयोजन। तो बहुरूपता जो है मल्टीफेरियस सूट जो होते हैं, जिसमें कि वाद कारणों और पक्षकारों का कुल संयोजन होता है, उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर द यह सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिम व्यादेश कभी जारी नहीं किया जा सकता है, इसके संबंध में कब जारी नहीं किया जा सकता है? प्रतिवादी के पक्ष में, तो ऐसी स्थिति नहीं, प्रतिवादी के पक्ष में भी किया जा सकता है। ब यदि वाद के निरस्त होने पर असुधार्य कठिनाई उत्पन्न होती हो। स यदि यह विरोधी पक्षकार को कठिनाई में डालता हो, तो निश्चित है कि वो तो विरोधी पक्षकार को कठिनाई पे डालेगा ही कोई भी है। यदि यह वाद प्रस्तुति के 90 दिन बाद चाहा गया हो, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि सब 90 दिन के भीतर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो सारे ऑप्शन को देखते हुए ब जो है वो इसका सही जवाब है कि यदि वाद के निरस्त होने पर असुधार्य कठिनाई उत्पन्न होती हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां एक पक्षकार की मृत्यु वाद की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित होने के पूर्व होती है, मतलब वाद की संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो गई है लेकिन निर्णय घोषित नहीं हुआ और उसके पूर्व अगर होती है, तो क्या स्थिति बनेगी? वाद का उपशमन होगा, ब वाद का उपशमन नहीं होगा, स वाद का उपशमन नहीं होगा। यदि वादकरण बचा रहता है, त यह माना जाएगा कि निर्णय पक्षकार की मृत्यु होने के पहले उद्घोषित किया गया है। तो इसका जो ये सही उत्तर है वह ऑप्शन 10 है, जो 22 नियम 6 के संबंध में प्रावधान किया गया है इसमें, जिसमें बताया गया है कि अगर इससे मृत्यु होती है तो उसे यही माना जाएगा कि निर्णय जो है मृत्यु होने के पहले ही उद्घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता हेतु आवेदन दिया गया हो, अपीली न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इसकी सुनवाई व निराकरण करे। 41 नियम 27 के अंतर्गत कोई आवेदन दिया जाता है, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, तो उसका निराकरण कब होगा? तो इसके संबंध में है अपील के गुणदोषों पर सुनवाई के समय, ब अपील के गुणदोषों पर सुनवाई के पूर्व, स अपील के किसी भी प्रक्रम पर, द उपरोक्त में से कोई सही नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो 12 का अ है, जिसमें अपील के गुणदोषों पर सुनवाई के समय ही, क्योंकि एप्लीकेशन तो किसी भी प्रक्रम पर दी जा सकती है अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए, लेकिन उसकी जो सुनवाई होती है वो अपील का जब गुणदोषों पर सुनवाई होती है उस दौरान ही उसे साथ में सुना जाता है और उस पर आवश्यक आदेश पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, सिविल वाद में प्रतिदावे के अभिवचन व संस्थित करने का तरीका। प्रतिदावा जो संस्थित किया जाता है वो आदेश 8 नियम 6 क में संस्थित किया जाता है, और कब किया जाता है उसके संबंध में क्या तरीका है उसका? लिखित कथन में प्रतिदावा सम्मिलित किया गया हो, ब न्यायालय की अनुमति से पूर्व में प्रस्तुत लिखित कथन में संशोधन के द्वारा, स पश्चातवर्ती अभिवचन के द्वारा, द उपरोक्त में से कोई सही नहीं। तो जहां प्रतिदावा प्रस्तुत किया जाता है वो लिखित कथन में ही प्रतिदावा सम्मिलित किया गया होता है, इसलिए इसका सही जवाब है अ। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी आदेश की अवज्ञा या भंग करने पर सिविल कारागार में से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा। इसके संबंध में आदेश 39 नियम 2 क में दिया गया है, और जिसमें बताया गया कि यदि कहीं अवज्ञा की जाती है सिविल न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश की, तो 3 माह के कारावास की उसमें अनधिक के लिए निरुद्ध किया जाएगा, अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पक्षकार संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं करता है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा।
इसमें आदेश 6 नियम 18 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है और उसमें बताया गया कि यदि न्यायालय द्वारा संशोधन करने का आदेश दिया गया है और उसके बाद भी वह संशोधन 14 दिन के अंदर नहीं करता है तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकता है और उसके लिए 618 के अंतर्गत उसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। डिक्री के निष्पादन के दौरान यदि यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति एक पक्ष का प्रतिनिधि है या नहीं तो ऐसा प्रश्न निर्णित किया जाएगा न्यायालय जिसमें डिक्री पारित की के द्वारा, ब डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, स अपीलीय न्यायालय द्वारा, द एक अलग बात द्वारा। यह प्रश्न जो है धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है और उसमें बताया गया है कि डिक्री का जो निष्पादन जो न्यायालय करता है उसी न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का कि प्रतिनिधि है या नहीं इस संबंध में उसका निराकरण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ब जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिक्री भरण पोषण की डिक्री के अलावा है के विरुद्ध पारित की गई है। यदि उसका वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है तो उसका कितना भाग पूर्व किया जाएगा। यह प्रश्न जो है धारा 60 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से संबंधित है जिसमें बताया गया है कि यदि डिक्री भरण पोषण की डिक्री के अलावा है तो प्रारंभिक 1,000 रुपए घटाने के बाद शेष राशि 2/3 वो की जाएगी और उसके बाद में उसको उसमें से कम किया जाएगा। जैसे 10,000 रुपए है तो पहले 1,000 घटाएंगे हम इसमें और 9,000 रुपए जो बचता है तो 9,000 रुपए में 2/3 किया जाएगा तो 9 दूनी 18 और 18/3 मतलब 6,000। तो 1,000 तो हमने पहले कम कर दिए थे और 6,000 हम और 10,000 में से कम करेंगे तो बाकी जो बचती है राशि वो 3,000 रुपए बचती है। तो इस प्रकार से 3,000 रुपए का भाग जो है वो पूर्व किया जा सकेगा और इसके संबंध में इसलिए इसका उत्तर जो है स ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक पक्षी पारित डिक्री के विरुद्ध अपील को अपीलार्थी वापस लेता है तो आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन यदि उसने अपील वापस ले ली है तो फिर 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन का क्या होना है। तो अ निरस्त होगा, ब वापस होगा, स प्रचलन योग्य होगा, द अपील न्यायालय के अभिमत के लिए प्रेषित होगा। तो इसका सही जवाब जो है वह प्रचलन योग्य होगा यदि उसके द्वारा अपील वापस ले ली जाती है तो। और यदि इन केस उसकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर 9 नियम 13 का आवेदन नहीं लगेगा। और 9 नियम 13 के आवेदन अगर उसके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि 9 नियम 13 के अंतर्गत भी वो आवेदन पहले लगा सकता है अपील या अपील कर सकता है तो वो दोनों उसकी चॉइस का है कि वो उसको एक पक्षीय पारित डिक्री के आपास कराने के लिए क्या उसका उपचार लेता है। लेकिन अपील को अगर वापस लेता है तो 9 नियम 13 का आवेदन जो है वो प्रचलन योग्य होगा। अगला सवाल देखते हैं। जहां पर एक दावा आदेश 22 सीपीसी के तहत उपशमित अथवा खारिज होता है तो उसी वादकरण पर इसके संबंध में बताया गया है कि अ पक्षकारों की सहमति से नया वाद संस्थित हो सकता है, ब न्यायालय के पूर्व अनुमति में से नया दावा दायर हो सकता है, स कोई नया दावा नहीं लाया जा सकेगा, द यदि पर्याप्त कारण दर्शित है तो नया वाद दायर हो सकता है। इसमें स इसका जो जवाब है वह सही जवाब है। यदि आदेश 22 सीपीसी के तहत वाद उपशमित हो गया है, खारिज हो गया है तो उसी वाद कारण के ऊपर नया दावा नहीं लाया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। अपीलीय न्यायालय को मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है तो ये बात सही है, कर सकती है अपील न्यायालय। ब अपीलीय न्यायालय को मामले को रिमांड करने का अधिकार है, बिल्कुल रिमांड कर सकती है आदेश 41 नियम 23 और 41 नियम 25 के अंतर्गत। स अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार है और द अपील न्यायालय को वाद प्रश्न विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार है। तो द भी सही है विचारण। लेकिन स जो है कि अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार, तो अधिकार अतिरिक्त साक्ष्य लेने का नहीं बल्कि यह कहा गया है कि यदि वैसी परिस्थिति 41 नियम 27 के अंतर्गत जो बताया गया है उस परिस्थिति में वे जो है वो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेंगे, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वे अतिरिक्त साक्ष्य ले और उसका निराकरण करें। तो इसलिए जो 20 का स है वह सही जवाब है। तो दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न पूर्ण हो गए और ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जो है हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और जो आपके लिए निश्चित रूप से परीक्षा के लिए अत्यधिक लाभदायी होंगे। जय हिंद।